बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक ऐसे राइटिंग और उसका ये फोर्थ लेक्चर है आउटलाइन मेकिंग के बारे में। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स पढ़ चुके और आउटलाइन मेकिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है। आउटलाइन मेकिंग हमने स्टेजेस ऑफ राइटिंग में पढ़ा था। प्री राइटिंग यानी कि राइटिंग की जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं अपने एसे की, तो उस प्लानिंग के दौरान में हम आउटलाइन बनाते हैं। आउटलाइन बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं। किसी भी तरह से कोई भी एक आपको अच्छा लग सकता है और किसी भी तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में आपको थियरी में लेके जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटा सा आइडिया आप लोगों से शेयर करना है कि आपने आउटलाइन कैसे बनानी है और एक इफ़ेक्टिव आउटलाइन कैसे बन सकती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ आइडियाज़। कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ यानी कि हम आइडियाज़ को कलेक्ट करते हैं। आप इसको क्लस्टरिंग कह लें, आप इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कह लें। ठीक है, मतलब आप एक टॉपिक लिखते हैं, जो भी टॉपिक के ऊपर आपने आउटलाइन बनानी है उसके अराउंड आप एक सर्कल लगाएं, उसके अराउंड आप छोटी छोटी लाइंस लगा के सारे आइडियाज़ स्कैटर्ड फॉर्म में वहाँ पे लिखते हैं। वो है कलेक्शन ऑफ आइडियाज़। उसके बाद आप एक थीम डिसाइड करें। समटाइम्स तो ये पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि समटाइम्स तो टॉपिक के अंदर थीम अवेलेबल होता है, लेकिन समटाइम थीम अवेलेबल नहीं होता। अब जैसा कि अगर हम कहें द कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन, इसमें कॉजेज़ थीम है। मेन आइडिया तो मेन टॉपिक तो पोल्यूशन ही है, कॉजेज़ एक थीम है। और अगर थीम दिया हुआ है तो फिर तो आपको थीम कोई डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी गिवन है। हाँ, लेकिन अगर सिर्फ पोल्यूशन दिया गया है तो फिर आपने थीम डिसाइड करना है, बिकॉज़ थीम ही असल में वो लाइक आइडिया है जिसकी बेस पे आपकी थीसिस स्टेटमेंट बनेगी। ठीक है, तो थीम डिसाइड करें और थीम डिसाइड करने के बाद फिर आप करें सिलेक्शन ऑफ आइडियाज़। ये जो आपने आइडियाज़ कलेक्ट किए हैं इसमें से आप अपने आइडियाज़ को सिलेक्ट करें। जो जो आप बेहतर समझते हैं इस थीम के मुताबिक आप उसमें सिलेक्ट करें। अब जैसा कि कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन है तो आपने बहुत कुछ लिखा होगा अपने कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ में क्लस्टरिंग के दौरान। उसमें से आप वो सिलेक्ट करेंगे जो कि आप कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन में लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, फिर जब आप सिलेक्ट कर लें आइडियाज़ को, तो जिन आइडियाज़ को आपने सिलेक्ट किया होगा अब आप उनकी तरतीब लगाएंगे, अब उनको अरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ऑर्गेनाइज़ इस तरीके से करेंगे कि जिस तरीके से आपने उनको ऐसे में लिखना है वो वाला ऑर्डर, वो वाला सीक्वेंस जो है वो आप डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, उसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ की बेसिस बहुत सारी हो सकती हैं। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी हो सकता है, ये कॉज एंड इफ़ेक्ट के ऑर्डर में भी हो सकता है, ये स्पेशल ऑर्डर में भी हो सकता है। मतलब किसी भी तरतीब, कोई तरतीब इसको लगानी है, कोई भी लॉजिकल अरेंजमेंट होनी चाहिए। वो जो लॉजिकल अरेंजमेंट है वो किसी भी बेस पे होनी चाहिए, हो सकती है। मतलब कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन है तो अब जाहिर है कि अगर आपने कॉज और इफ़ेक्ट लिखना है तो कॉज पहले लिखेंगे, बाद में उसका इफ़ेक्ट आता है ना, तो इफ़ेक्ट बाद में लिखेंगे। अगर आपने ये बताना है कि सुबह एक काम हुआ और एक काम शाम को हुआ, तो ज़ाहिर है जो सुबह वाला है वो पहले बताएंगे, जो शाम वाला है वो बाद में बताएंगे। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने एक रूम को डिस्क्राइब करना है तो रूम को डिस्क्राइब करने के लिए आप पहले सीलिंग को डिस्क्राइब करेंगे, फिर वॉल को, फिर फ्लोर को, या पहले फ्लोर को, फिर वॉल्स को, फिर सीलिंग को। तो वॉल्स दरमियान में ही रहेंगी। ठीक है, ये भी एक तरतीब है, ये स्पेशल ऑर्डर है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपने किसी अपनी या किसी भी पर्सन की जो लाइफ है उससे रिलेट करके कुछ चीज़ लिखनी है तो लाइफ में जो हैपनिंग पहले हुई है, मतलब चाइल्डहुड में जो हैपनिंग हुई है वो पहले लिखेंगे, बाद में जिस तरतीब से हैपनिंग्स हुई हैं उसी तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ का मतलब ये है कि किसी ना किसी बेस पे आपने अपने आइडियाज़ को अरेंज करना है और एंड पे फिर आपने क्या करना है, थीसिस स्टेटमेंट बनानी है। थीसिस स्टेटमेंट जो है ना, इसकी असल जगह जो है वो इंट्रोडक्शन के एंड पे होती है। यानी कि
थीसिस स्टेटमेंट इज़ द पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का ये पार्ट होती है। मैंने जब ओवरऑल स्केच ऐसे का दिया था इससे पहले वाले लेक्चर्स में, तो वहाँ पे वाई पीपल सेव बुक्स में थीसिस स्टेटमेंट जो मैंने रेड में मेंशन की थी हाईलाइट करके, वो आप वहाँ पे अगर देखें तो थीसिस स्टेटमेंट इज़ द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेंटेंस ऑफ योर एसे। अच्छा, अब जो लॉन्ग ऐसे होता है 2000-3000 वर्ड्स का ऐसे, जैसा कि CSS में होता है, उसके लिए 2000-3000 वर्ड्स का जो ऐसे है उसके लिए सम टाइम टीचर्स जो है ये भी एडवाइस करते हैं स्टूडेंट्स को कि आपने जो इंट्रोडक्शन के अंदर, और मैं भी एडवाइस यही करता हूँ कि आपने जो इंट्रोडक्शन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है वो तो ठीक है, आप वहाँ पे लिखें, लेकिन एक थीसिस स्टेटमेंट जो कि थोड़ी सी लॉन्गर भी हो सकती है वो आप आउटलाइन के साथ भी लिखते हैं। ये भी एक टेक्निक होती है ताकि एग्ज़ामिनर को हम थोड़ा इम्प्रेस कर सकें और एग्ज़ामिनर को बता सकें कि हम किस आर्गूमेंट की बेस पे, मतलब हमारी लाइन ऑफ आर्गूमेंट क्या है, मतलब कैसे कैसे हम अपने आइडियाज़ को लेके चलेंगे। बहरहाल उसके बारे में डिटेल डिस्कशन बाद में हो जाएगी। तो इसलिए पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि थीसिस स्टेटमेंट की असल जो जगह है वो इंट्रोडक्शन के अंदर है। अच्छा, अब जो हम आउटलाइन जो मैंने आपको बताया है ना, ये अभी मैंने रफ़ बताया है आपको कि रफ़ आपने प्लानिंग ऐसे करनी है। ये सिर्फ उस वक्त के लिए है कि जब आपने सिर्फ ऐसे लिखना है, आउटलाइन आपने पेपर में नहीं लिखना। लेकिन अगर आपने आउटलाइन पेपर में लिखना हो तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ के बाद जिस तरीके से आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, आप उसको क्लियर करके, साफ़ करके, साइड पे एक प्रॉपर वेल फॉर्म में, बुलेट्स की फॉर्म में आउटलाइन भी बना के साफ़ करके लिखते हैं। फिर ज़ाहिर है आपका ये जो क्लस्टरिंग वाला काम है ये सारा रफ़ हो जाएगा और एक आप एडिशनली एक आउटलाइन बना के आप लिखेंगे। ठीक है, ये जो एक आइडिया है वो मैंने आपके लिए वाई पीपल सेव बुक्स जो आपके मैंने एग्जांपल के तौर पर ऐसे पहले लिया हुआ है, उसी की सारी ये एग्जांपल चल रही है और उसका अगर आप आउटलाइन देखें तो ये आपके सामने है। मतलब वाई पीपल सेव बुक्स एक टॉपिक है, उसके रेफरेंस मटेरियल, गुड इंप्रेशन और एन्जॉयमेंट इन रीडिंग, ये सब तो मैंने डिसाइड कर लिया ना, ये तो मेरा फ़ाइनल था। लेकिन मैंने बहुत सारे आइडियाज़ साइड पे लिखे थे, उनमें से 3 आइडियाज़ मैंने डिसाइड किए और फिर मैंने ऑर्गेनाइज़ किया कि पहले रेफरेंस मटेरियल मैंने लिखना है, फिर गुड इंप्रेशन लिखना है और फिर एन्जॉयमेंट इन रीडिंग लिखना है। तो इस तरह से करके आप भी इसको प्लान कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको आउटलाइन की सारी बातें बताई हैं ये सिर्फ शॉर्ट एसे के लिए हैं। ठीक है, लॉन्ग एसे के बारे में फ़र्दर डिस्कशन बाद वाले लेक्चर्स में आएगी, लेकिन वो जो डिस्कशन होगी वो भी इसी की बेस पे होगी, क्योंकि शॉर्ट एसे की बेस पे ही लॉन्ग एसे बिल्ड किया जाता है। उसमें कुछ फ़र्दर एडिशन होती हैं लेकिन इसमें से कोई भी चीज़ें माइनस नहीं होती, ये चीज़ें अपनी जगह पे कायम रहेंगी। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।